दोनों सदनों में से पास हो चुका है वक्फ बिल। अब इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे और जितने भी घमासान देश में मचे पड़े हैं इसको लेकर के आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? एक बार फिर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण देश में सामने आ रहा है। वो कहते हैं कि हम 80-20 की राजनीति करते हैं, वो कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, वो कहते हैं कि भैया एक है तो नेक है। इन सब नारों के बीच में जब बीजेपी ये कहती है कि हमें मुसलमानों का भला करना है, तो वो जो भला है ना वो इन्वर्टेड कॉमास में आ जाता है। क्या मुसलमान इस बात का भरोसा कर पा रहा है कि उसका भला बीजेपी चाहती है? अगर इस देश में मुसलमान ना हो तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। लेकिन अगर वक्फ बिल की बात की जाए, अगर मैं अरविंद केजरीवाल के पूरे ट्वीट को देखूं, उनके टाइमलाइन को देखूं, तो एक भी ट्वीट या तो खिलाफ या फिर पक्ष में इस बिल के नहीं आया। जितने हिंदुत्ववादी बीजेपी के लोग हैं उतने ही अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल जो है वो जहाँ जहाँ भी जाते हैं, जिन जिन राज्यों में जाते हैं, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का वोट खाते हैं। दिल्ली पहला उदाहरण है, ट्रू। पंजाब दूसरा उदाहरण है, गुजरात तीसरा है, गोवा चौथा है। पर मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप जब ये कह रहे हैं कि अगर एकजुट ये पार्टियां हुई हैं तो कैसे हुई हैं, थोड़ा इसको भी समझाइए। अब जब ये बिल आया, वक्फ बिल आया, तो तब इन लोगों को लगा कि नहीं, ये ऐसा विषय है जिस पे हमें साथ खड़ा होना पड़ेगा। झारखंड में आपको ये भी बताना होगा कि अगर खाली हेमंत सोरेन की अगर आप बात करें कि पावर जो डील चल रही है, 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे पास वहाँ से फोन आया कि गौतम अडानी और हेमंत सोरेन मिल रहे हैं। मैंने कहा सरकार तो गठबंधन की है, कांग्रेस पार्टी शामिल है सत्ता में। कांग्रेस में इतने ही अलग अलग नेताओं के बीच कलह है, तो फिर इनका भविष्य क्या होगा? राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा उठाया, किसी सीनियर नेता ने उस मुद्दे को नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि अनिल अंबानी से संबंध है। उत्तराखंड में एक जगह है मियांवाला, ये ठाकुरों का ही है कोई सर? नहीं, क्या हुआ कि होता क्या है, उसका नाम बदला है अभी इन लोगों ने। जैसे मियांवाला था, उसका नाम रख दिया रामजी वाला, पीर वाला केसरी नगर, चांदपुर खुर्द पृथ्वीराज नगर, अब्दुल्लापुर दक्ष नगर। मियांवाला जो है ना, मियांवाला एक जगह है देहरादून में। अब इनको लगा कि ये तो मुसलमान मियाँ हैं, जबकि इनको ये नहीं पता, मुख्यमंत्री को और उनके अफसरों को, कि ठाकुरों की जो सबसे बड़ा जो मतलब चंक है वो मियांवाला है, ठाकुर है सारे। बिहार में कांग्रेस क्या करना चाहती है? मुझे लगता है कि इसमें क्लैरिटी लानी चाहिए कन्हैया को अपने विजन में, कि उन्हें कहाँ की राजनीति करनी है, दिल्ली की करनी है या बिहार की करनी है। क्योंकि उनका जो सिस्टम है ना वो अटका हुआ बेगूसराय में। तो इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी अपनी बार्गेन पावर बढ़ा रही है। कि बिहार में अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो क्या आपको कोई ऐसा नेता लगता है कि अगर केंद्रीय कोई नेता ना आए बिहार में तो वो थोड़ा बहुत पब्लिक को मोटिवेट कर सकता है, उसको जगा सकता है, कांग्रेस के प्रति एक विश्वास जगा सकता है? नहीं, आज की डेट में नहीं। क्या नीतीश दोबारा सोच सकते हैं रिटर्निंग पॉलिसी के बारे में? राजनीति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे मॉल्टिक्स पर देख रहे हैं। ये हमारा पहला शो शूट हो रहा है मॉल्टिक्स पे, और पॉलिटिकल शो है जिसमें पॉलिटिकल डायलॉग्स हैं। तमाम देश में जो भी राजनीतिक उठापटक चल रही है उसी पे चर्चा होगी, और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ हर हफ्ते रहने वाले हैं आदेश रावल साहब, जिनको आप जानते हैं ट्विटर से लेके तमाम टीवी चैनल और डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाई देते हैं। अपने विश्लेषण से तो कई बार भविष्यवाणी से भी आपको चकित करते रहते हैं। तो इस शो का जो हमारा नाम है वो नाम है देखी जाएगी। अब देखी जाएगी जो शब्द है वो हरियाणा से आता है और सर भी हरियाणा से आते हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। और अब कहाँ से शुरू किया जाए आप ये बताइए। मेरे दिमाग में तो यही है कि भाई दोनों सदनों में से पास हो चुका है वक्फ बिल। अब इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे और जितने भी घमासान देश में मचे पड़े हैं इसको लेकर के आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए, सबसे पहले ये देखना होगा कि इस बिल का मकसद क्या है। क्योंकि बीजेपी या मोदी सरकार जो भी काम करती है उसके राजनीतिक मायने होते हैं, उसके पीछे की ये कहानी होती है। क्योंकि ये सिर्फ बिल पास करने के लिए बिल लेके नहीं आते कि लोकसभा में रात को 2 बजे बिल पास हो रहा है, राज्यसभा में रात को 2 बजे बिल पास हो रहा है और गृह मंत्री बैठे हुए हैं, तो इनका जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। तो अगर मैं उसको डिकोड करने की कोशिश करूं तो मुझे पहला मकसद दिखाई देता है कि एक बार फिर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण देश में सामने आ रहा है एक बार फिर से, जो कि हालांकि ये बीजेपी की सबसे बड़ी पावर है। वो कहते हैं कि हम 80-20 की राजनीति करते हैं, वो कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, वो कहते हैं कि भैया एक है तो नेक है ना। तो
इन सब नारों के बीच में जब बीजेपी ये कहती है कि हमें मुसलमानों का भला करना है, तो वो जो भला है ना वो इन्वर्टेड कॉमास में आ जाता है कि यार ये कैसी बीजेपी है जिसके नारे वो कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचान लेंगे आपको, वो कह रहे हैं कि भैया एक हो जाओ। तो हर चुनाव, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव से पहले बीजेपी ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है, चाहे वो हिंदू मुसलमान का हो, चाहे वो जाट गैर जाट का हो, चाहे वो मराठा गैर मराठा का हो, आदिवासी गैर आदिवासी का हो। तो जहां जहां ध्रुवीकरण होता है वहीं बीजेपी को फायदा होता है। तो जो मुझे पहला इसमें इसको मैं डिकोड करूं तो मुझे लगता है कि इस बिल के जरिए एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने की कोशिश हो रही है, नंबर 1। और इस साल के अंत में बिहार का चुनाव है। नंबर 2, मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी ने इस बिल के जरिए मुसलमानों में भी पोलराइजेशन कर दिया। वो कहते हैं कि पसमानदा को फायदा होगा, गरीब को फायदा होगा, तो अमीर वर्सेस गरीब जो मुस्लिम हैं उनके बीच कई पोलराइजेशन सामने आएगा आपको। दूसरा मकसद ये है। तीसरा मकसद मुझे लगता है कि जो प्रॉपर्टीज हैं वक्फ बोर्ड की, और जो बड़े लंबे अरसे से जहां जहां जिन जिन पार्टियों का मुस्लिम वोट बैंक है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार हैं, लालू यादव हैं, आरजे वही तो, और कांग्रेस पार्टी भी है। तो मुझे लगता है कि लंबे समय से इनके जो नेता हैं और उनके जो आगे लोग हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अभी तक उनका कंट्रोल था उसके ऊपर, उन प्रॉपर्टीज के ऊपर, और जो वक्फ बोर्ड के ऊपर। तो वो मुझे लगता है कि उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, और जमीन के रूप में हो या पैसे के रूप में हो। तो बीजेपी मुझे लगता है भी इस बिल के जरिए अपने वो और उनके एलाइज यानी एनडीए के जो पार्ट हैं, अब वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मुझे इसके 3 मकसद दिखाई देते हैं। पहला है मॉनेटरी, दूसरा है ध्रुवीकरण देश के अंदर, और तीसरा है मुसलमानों के अंदर पोलराइजेशन। पर अगर इस तरीके से ये करते रहेंगे तो जैसे अभी बीच में अपने पसमंदा मुसलमानों की बात की, बीते दिनों जेडीयू के एक सांसद है संजय कुमार झा, उन्होंने कहा था कि बिहार में 73% जो है वो पसमंदा मुसलमान हैं जिनको पूरा लाभ मिलेगा। अब ये मैसेज सर्कुलेट करने की कोशिश हो रही है क्योंकि बिहार में इस साल इलेक्शन होने हैं। क्या आपको लगता है कि उन पसमंदा मुसलमानों को बिहार में इसका फायदा मिलेगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई ऐसा कानून आता है उससे आम जनताओं को ज़्यादा फायदा नहीं होता, ये इनके पीछे राजनीतिक मकसद होता है। और आपने कहा कि संजय झा ने कहा, मुझे लगता है कि जेडीयू का लिटमस टेस्ट है ये इस बिल के बाद, क्योंकि जेडीयू और एलजेपी चिराग पासवान ये दोनों एनडीए का हिस्सा हैं, सरकार में हिस्सेदार हैं, और अभी चुनाव है। अगर मैं अभी एज्यूम कर रहा हूं कि अगर इस देश के मुसलमानों में इस बिल को लेकर प्रोटेस्ट होता है और वो बिहार चुनाव तक जाता है, तो नुकसान किसको होगा? इन्हीं पार्टियों को। आज की डेट में टीडीपी को नहीं होगा, क्योंकि वहां चुनाव 5 साल बाद है, 4 साल बाद है। आज की डेट में जो नुकसान होगा नीतीश कुमार को होगा और चिराग पासवान को होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लिटमस टेस्ट है, क्या मुसलमान इस बात का भरोसा कर पा रहा है कि उसका भला बीजेपी चाहती है? ये है सबसे बड़ा सवाल। और इस बिल का जो रिजल्ट है वो बिहार चुनाव में आएगा। जो जनता मैंडेट देगी उससे समझ में आएगा कि मुस्लिम, देखो वहां बिहार में क्या है, लालू यादव को भी नीतीश कुमार को भी दोनों का मुस्लिम वोट जाता है, इवन चिराग पासवान को भी जाता है, ठीक है। अब वहां ये देखना है कि इस बिल का कितना असर होगा। हम किसी भी चीज को कैसे नापते हैं हिंदुस्तान की राजनीति में? चुनाव के नतीजों से। तो इन बिटवीन कोई इलेक्शन तो है नहीं। अब मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि जो ये ध्रुवीकरण है मुसलमानों के बीच में, मेरा मतलब यही है कि उन्होंने कहा कि पसमंदा मुसलमान, जो संजय झा का स्टेटमेंट आप मुझे बता रहे हो, तो उससे साफ समझ में आता है इसका मकसद क्या था। अगर इन्होंने सोचा होगा कि अगर हिंदू मुस्लिम तो ठीक है, वो तो रहेगा ही रहेगा, और हिंदुओं में मैसेज जाए कि देखो मुसलमानों की जमीन छीन ली हमने, ठीक है ना, और उसमें हमने जो गैर मुसलमान है यानी जो हिंदू हैं वो भी अब उस कमेटी में बैठेंगे। मेरे हिसाब से 20-22 लोगों की कमेटी बनेगी, उसमें जो कलेक्टर है उसका भी हस्तक्षेप होगा, ठीक है। तो वो एक मैसेज देने की कोशिश है कि हमने मुसलमानों की जमीन छीन ली या हमने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, जो बीजेपी की सबसे बड़ी पावर है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर इस देश में मुसलमान ना हो तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, मतलब वो हैं इसलिए ये हैं। तो बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, 3 मकसद हैं इसके, और संजय झा का लिटमस टेस्ट है, और बिहार का जब रिजल्ट आएगा फिर मैं आपसे इस पर दोबारा बात करूंगा। बेहतर है, चलिए ठीक है। एक चीज़ और बताइए कि इस पूरी घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो
मुझे लगता है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद अगर दोबारा से विपक्ष या इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं वो एकजुट दिखाई दे रही हैं। आपने भी एक ट्वीट किया था और आप ये दावा कर रहे थे, मैंने आज सुबह किया। हाँ, पर मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप जब ये कह रहे हैं कि अगर एकजुट ये पार्टियां हुई हैं तो कैसे हुई हैं, थोड़ा इसको भी समझाइए। देखिए क्या हुआ, लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बना और उन्होंने इकट्ठे चुनाव लड़ा और इंडिया गठबंधन 240 सीट लाने में कामयाब रहा और उन्होंने बीजेपी को बहुमत से रोक दिया। जो ये नारा था कि भैया हम तो 400 पार लेके आएंगे, वो इंडिया गठबंधन ने रोक दिया और उसमें बहुत बड़ा हाथ इस देश के दलित का है। मुसलमान वोटर तो जाता ही था गठबंधन के पास में, उनको एक जाति की आवश्यकता थी जो संविधान के मुद्दे ने, वो एक जाति जो जिसको मैं दलित जाति बोल रहा हूँ, उसने इकट्ठा वोट किया। उनको लगा कि वाकई में ही 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलने वाला है। ठीक है, तो बाबा साहब अंबेडकर की जो बात हुई चुनाव के बीच में, और ये फर्स्ट फेज के बाद शुरू हुई थी। फर्स्ट फेज तक बीजेपी, आप यूपी के जब रिजल्ट देखेंगे तो जो फर्स्ट फेज में जितने भी सांसद बने हैं बीजेपी के, वो सब जीते हैं जो खड़े हुए थे। जो फर्स्ट फेज के बाद थे वो हारते चले गए क्योंकि उसके बाद उस विषय ने तूल पकड़ लिया था, वो गांव तक पहुंच गया था। ठीक है, अब वो सब हो गया। उसके बाद चुनाव आए विधानसभा के, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड। हरियाणा के चुनाव में राहुल गांधी चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल को भी कुछ सम्मानजनक सीट दे दो, क्योंकि मैं एलओपी हूँ। मैं एलओपी का मतलब सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पूरे विपक्ष का होता है। मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो आप इनको भी सीट दे दो ताकि हम उसको अकोमोडेट कर सकें। लेकिन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मैं कहूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को लेकर सहमत नहीं थे, उनको सीट नहीं दी गई। तो वहां पे पहली बार इंडिया गठबंधन बिखर गया। और वो गठबंधन भी नहीं चाहते थे हुड्डा साहब? नहीं चाहते थे वो। उनको लगता था कि हम आसानी से सत्ता में आ रहे हैं और हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि इसके पीछे एक मकसद ये भी था कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो जहां भी जाते हैं, जिन राज्यों में जाते हैं, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का वोट खाते हैं। दिल्ली पहला उदाहरण है, पंजाब दूसरा उदाहरण है, गुजरात तीसरा है, गोवा चौथा है। ठीक है, जहां भी जाएंगे, अब मैं दिल्ली में बाद में आऊंगा, तो हरियाणा में अलायंस नहीं हुआ। फिर महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस इकट्ठा था, मतलब सबने चुनाव मिलकर लड़ा, पवार साहब ने भी और उद्धव ठाकरे ने भी कांग्रेस पार्टी के साथ। रिजल्ट जो भी आए वो अलग बात है। फिर दिल्ली चुनाव आया, कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड ले लिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी का वोट खाते हैं, तो अब भले ही बीजेपी आ जाए हम इनको हराएंगे। हुआ वही, कांग्रेस पार्टी कामयाब रही, 18 से 20 सीटों पे उन्होंने आम आदमी पार्टी का वोट काट दिया, सत्ता बीजेपी की आ गई। फिर गठबंधन बिखर गया। अब ये मौका आया, झारखंड में हालांकि इकट्ठा था क्योंकि वो पुराने अलाइस हैं। जेएमएम जो है वो बेसिकली यूपीए का हिस्सा है, आरजेडी यूपीए का हिस्सा है, शरद पवार यूपीए का हिस्सा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसमें फर्क है, इसको आप ऐसे नहीं देख सकते कि इकट्ठा है। तो फिर बिखर गया। अब जब ये बिल आया, वक्त बिल आया, तो तब इन लोगों को लगा कि नहीं, ये ऐसा विषय है जिसपे हमें साथ खड़ा होना पड़ेगा। यानी सारी कांग्रेस पार्टी समेत सारी रीजनल पार्टीज की मजबूरी हुई और ये सब लोग इकट्ठे हुए और तब जाके 232 वोट लोकसभा में पड़े। 240, 232, 8 का डिफरेंस है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। और इन्होंने मैसेज दिया कि हाँ हम इकट्ठे हैं। अब ये इकट्ठे तो हैं, इसमें समस्या क्या आती है पता है? जो पिछले जब से तीसरी बार मोदी जी आए हैं, उसके बाद जितने भी सेशन आए, बजट सत्र आया, उसके बाद विंटर सेशन आया, मानसून सेशन आया, उन सब में ये फिर बिखर गए। कौन से विषय पे? गौतम अडानी के विषय पे। क्यों? गौतम अडानी की पर्सनल संबंध रीजनल पार्टीज के साथ हैं। पवार साहब से उनकी दोस्ती है, ममता बनर्जी के यहाँ इन्वेस्टमेंट है, अखिलेश यादव से संबंध है, उद्धव ठाकरे से संबंध है। क्या होता है, गौतम अडानी के विषय पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी संसद में अकेली पड़ जाती है और इंडिया गठबंधन बिखर जाता है। तो पिछले दिनों झारखंड भी तो गए थे। हाँ, झारखंड गए थे। झारखंड क्यों गए थे वो बताऊंगा इसके बाद। तो आगे भी अब मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन जिंदा है, रहेगा, लेकिन जब गौतम अडानी का विषय आएगा तो ये फिर से बिखर जाएगा, कांग्रेस पार्टी अकेली पड़ जाएगी। नहीं, इसमें एक चीज़ और मुझे समझाइए, क्योंकि आपने इंडिया गठबंधन के एकजुट होने की तो बात बता दी और आपने कहा कि अडानी के नाम पे भले बिखर जाएंगे, बाकी चीज़ पे आ जाएंगे, लेकिन अगर वक्फ बिल की बात की जाए तो इसमें अगर मैं अरविंद केजरीवाल के पूरे ट्वीट को देखूं, उनके टाइमलाइन को देखूं, तो एक भी ट्वीट या तो खिलाफ या फिर पक्ष में इस बिल के नहीं आया है।
उनको नेताओं में भी अगर संजय सिंह को देखें तो थोड़ा सा दिखे, बाकी कोई उनका नेता। उन्होंने भाषण दिया पार्लियामेंट में। हाँ, मैं संजय सिंह की बात कर रहा हूँ। और वो खिलाफ में दिया। हाँ, लेकिन बाकी कोई दिखाई नहीं देता है। बाकी कौन? मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अगर क्षेत्रीय पार्टियों की बात होगी, गठबंधन की बात होगी, तो उन पार्टियों के नेता या जो नेतृत्व करता है, बिहार में तेजस्वी यादव हो गए, उनकी पार्टी से ठीक है, राज्यसभा में डॉक्टर झा ने, मनोज झा ने बहुत अच्छा एक भाषण दिया, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली आगे कोई ट्वीट या इस तरह की चीज़ें नहीं की, खासकर केजरीवाल। देखो, केजरीवाल के बारे में मैं हमेशा की बात कहता हूँ, जितने हिंदुत्ववादी बीजेपी के लोग हैं उतने ही अरविंद केजरीवाल हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ 2020 के विधानसभा चुनाव में शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था। उनके स्ट्रैटेजिस्टों ने कहा, उस टाइम उनके स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर भी थे, उन्होंने कहा कि आपको शाहीन बाग जाना चाहिए, लेकिन उनके दूसरे रणनीतिकार ने कहा कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कौन थे वो? जो भी थे, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा। तो अरविंद केजरीवाल जो हैं वो जानते हैं कि भले ही वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन उन्हें अपना हिंदू जो वोट है उसको इकट्ठा रखना है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, उनके सांसद जो हैं वो बिल का विरोध करेंगे, लेकिन वो आधिकारिक रूप से नहीं करना चाहते उसको। तो ये बेसिकली वोट बैंक पॉलिटिक्स है। आपके सांसद उसके विरोध में खड़े हैं संसद के अंदर, लेकिन आप आधिकारिक रूप से सामने नहीं आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि आने वाले समय में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उनसे सवाल पूछा जाए, तो उनका स्टैंड वही होगा जो संसद में लिया गया है, लेकिन वो उसको करते हुए दिखना नहीं चाहते। अब आपने कहा तेजस्वी यादव या ममता बनर्जी या शरद पवार या उद्धव ठाकरे। अब देखो, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, वो टिपिकल मतलब बीजेपी का हिंदुत्व की पार्टी थी, एजेंडे पे लेकिन पिछले 5 सालों में आज वो सेकुलर पार्टी है, उनको मुसलमान वोट दे रहे हैं। तो ये तो राजनीति समय के हिसाब से बदलती है। क्या आपको लगता है कि वो राजनीति बदली है या फिर जरूरत ने बदल दिया है? जरूरत ही तो बदलती है। राजनीति क्या है भाई? सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा है हर किसी का, पावर तो चाहिए। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी क्यों छोड़ी? क्योंकि आपने ये प्रॉमिस किया था, जो वो कहते हैं कि 2.5 साल हमें पहले आप बनाएंगे और हम मुख्यमंत्री होंगे। सत्ता के लिए आपने अपने पुराने दोस्त को छोड़ दिया। ये तो है ना, या कुछ और भी है? नहीं, यही है। तो सारा जो संघर्ष है वो किसके लिए है? सत्ता के लिए। सत्ता के पीछे क्या है? रिसोर्सेज क्यों चाहिए? राजनीतिक पार्टियां चलानी है, सरकारें तोड़नी है, एमएलए खरीदने हैं, है ना। तो जो मेन मकसद है ना, उससे ये लोग भटकते नहीं है। दोस्ती बन जाती है, बिगड़ जाती है। देखो, राजनीतिक रूप, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, इनके संबंध कभी खराब नहीं होते। ये कब दोस्त बन जाएंगे पता ही नहीं है। कभी आश्चर्य मत करना कि किसी दिन उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो वापस एनडीए का हिस्सा बन जाए। कभी आश्चर्य मत करना, क्योंकि जिस दिन एक नाथ शिंदे ज्यादा 3-5 करेंगे तो उनके पास ऑल्टरनेट है, वो कर लेंगे बात जाके पीछे से मातोश्री में। खैर, वो राजनीति जब इतने दिन से देखी जा रही है तो फिर समझ तो आ ही जाएगा, और यही है, देखी जाएगी। ठीक है, आप जब अडानी की बात कर रहे हैं तो फिर झारखंड में आपको ये भी बताना होगा कि अगर खाली हेमंत सोरेन की अगर आप बात करें कि पावर जो डील चल रही है, मैं बताता हूँ उसके बारे में। जब राजस्थान सरकार थी कांग्रेस के पास, तब भी चीजें थी, एमओयू साइन हुआ था। अच्छा, जब भी कांग्रेस के किसी नेता से बातचीत की जाए, मैंने भी पिछले कुछ इंटरव्यू में जब भी उनसे बात की, तो वो कहते हैं कि देखिए जी, बीजेपी जब कोई डील देती है तो वो बाईपास करके सब चीज डील कर देती है, और अगर कांग्रेस बिजनेस कर रही है तो हम सही तरीके का बिजनेस करते हैं। पहले आपको झारखंड की बात करते हैं। 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे पास वहाँ से फ़ोन आया कि किसी मेरे सूत्र का, सोर्स का, कि गौतम अडानी और हेमंत सोरेन मिल रहे हैं। तो मैंने कहा सरकार तो गठबंधन की है, कांग्रेस पार्टी शामिल है सत्ता में, लेकिन नंबर काफ़ी ज़्यादा है हेमंत के। और वहाँ पे ना गोड्डा एक जगह है, गोड्डा में इनका पावर प्लांट है, वो बिजली ये बेचते थे बांग्लादेश को। अब वहाँ बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, उनके आर्थिक हालत ख़राब है, तो अब उनके पास देने के लिए पैसे नहीं है। इनका ऑलरेडी बकाया पड़ा हुआ है वहाँ पे, काफ़ी कई हज़ार करोड़ है, वो वापिस आ नहीं रहा है। अब ये चाहते हैं कि झारखंड की बिजली झारखंड के सरकार को ही बेच दें। तो इनकी आपस में बैठ के बातचीत हुई, वो डील क्या हुई नहीं हुई बाद में समझ में आएगा। मेरा इस मुलाकात में सिर्फ एक इंटरेस्ट है, मुझे जानना है कि जिस दर पे बांग्लादेश को बिजली बेची जा रही थी, क्या सेम दर पे झारखंड सरकार गौतम अडानी से बिजली परचेज करेगी? बस यही स्टोरी है, यहीं शुरू और यहीं खत्म है। अब आपने बात की तेलंगाना की और राजस्थान की। भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और 2022 की बात है।
राहुल गांधी निकल रहे थे राजस्थान से और जयपुर में गौतम अडानी और अशोक गहलोत के बीच MOU साइन हो रहे थे। तो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप तो अडानी कर रहे हो, आपके मुख्यमंत्री उनसे बिजनेस डील कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान सरकार ने नियमों का उल्लंघन करके ये डील करे मतलब की होगी तो मैं इसका विरोध करूंगा। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि ये जो जितने बड़े मुख्यमंत्री हैं, जो सीनियर मुख्यमंत्री हैं, जो जिनका संबंध सोनिया गांधी की कांग्रेस से है, वो राहुल गांधी के कंट्रोल में ही नहीं थे। दिखाया भी उन्होंने जब 25 सितंबर 2022 को ही उनको हटाने की बात हुई। देखो उससे कुछ महीने पहले वो डील साइन हुई और उसके कुछ महीने बाद उनको हटाने की बात हुई। इनको जोड़ लेना, 2-22 हो जाएंगे, और उन्होंने विद्रोह कर दिया। और फिर एक ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है जिसमें राजस्थान सरकार अडानी डिस्कॉम को एक बड़ा मोटा अमाउंट पे करती है। उसका भी कुछ संबंध है इससे, उसको विस्तार से बता नहीं सकते, मजबूरियां हैं। थोड़ा सा तो बताइए। बता दो दिया, अब इंटरेस्ट आ गया होगा ना लोगों को। बता रहा हूं ना कि एक ऐसा फैसला आता है कि अडानी की बिजली कंपनी को राजस्थान सरकार, एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, राजस्थान सरकार वो केस हार जाती है, अडानी जीत जाते हैं और उनको फिर वो पेमेंट करनी होती है। तो क्या 25 सितंबर के उस विद्रोह से ये भी जुड़ा हुआ है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, हटाने की बात हुई, विद्रोह कर दिया। क्या कहते थे? मेरा इस्तीफा तो सोनिया गांधी के पास रखा हुआ है, जब चाहेंगी मंजूर कर लेंगी, और जब मांगा तो विद्रोह कर दिया आपने। कहां से विद्रोह किया पता है? जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जयपुर गए रातों रात, तो अशोक गहलोत ने अपने 2-4 लोग अपने प्राइवेट प्लेन में बिठाए और वो चले गए जैसलमेर बनोट माता के दर्शन करने। अब वो बहुत कैलकुलेटिव और बहुत शातिर पॉलिटिशियन है। मतलब अगर कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो उन्हें अशोक गहलोत से सीखना चाहिए, वो कैसे काम करते हैं। तो वहाँ तय ये हुआ था कि मुख्यमंत्री के आवास पे विधायक दल की बैठक होगी। इन्होंने उसको शिफ्ट करवा दिया शांति धारीवाल के घर पे, और वहाँ 2 बसें भेज दी। कहा कि सारे विधायकों को बिठाओ और ले जाओ स्पीकर CP जोशी के पास, और कहा कि इस्तीफा दे दिया हमने। तो बैठक नहीं हो पाई। तो क्या ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं? गौतम अडानी का MOU, 25 सितंबर की वो घटना, सुप्रीम कोर्ट का वो केस जीत जाना अडानी डिस्कॉम वाला, और उसके बाद राजस्थान सरकार ने पेमेंट करना है। अब चलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में क्या हुआ? तेलंगाना में गौतम अडानी ने एक चेक भेंट किया यूनिवर्सिटीज के नाम पे रेवंत रेड्डी को। उसका इतना विरोध हुआ क्योंकि रेवंत रेड्डी कोई ये नहीं कह सकते कि वो राहुल गांधी के मुख्यमंत्री नहीं है। वो उन्हीं के समकक्ष हैं, उसी आयु के हैं, उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं। तो उसका इतना विरोध हुआ उस एक चेक का कि रेवंत रेड्डी को, हालांकि ऊपर से ही फटकार लगाई गई, यार करना था पीछे से कर लेते, कैमरे के सामने क्यों किया। रेवंत रेड्डी को चेक वापस करना पड़ा। लेकिन एक चीज़ मुझे और बताइए अडानी वाले में कि अगर कांग्रेस में इतने ही अलग अलग नेताओं के बीच कलह है तो फिर इनका भविष्य क्या होगा? क्या भविष्य होगा? जितने सीनियर लोग हैं, आपको पता है जब 2019 के चुनाव से पहले, 19 के चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा उठाया, किसी सीनियर नेता ने उस मुद्दे को नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि अनिल अंबानी से संबंध है। जो मुख्यमंत्री रह लेता है ना, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सब रह लेते हैं, उन सबके कॉर्पोरेट हाउसेस से संबंध होते हैं, ओवलाइज भी होते हैं लोग, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलता। राजनीति होगी कैसे? राजनीति महंगी बहुत है। तो किसी ने राफेल का मुद्दा नहीं उठाया, और राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था, और प्रियंका गांधी ने कही बात वर्किंग कमेटी में कि किसी ने मेरे भाई का साथ ही नहीं दिया। तो जब वो नहीं हुआ तो अडानी का कैसे हो जाएगा? और क्या यूपीए सरकार के दौरान अडानी काम नहीं हुए? बिल्कुल हुए। बहुत सारे नेताओं के दोस्त हैं वो, कमलनाथ के दोस्त हुए हैं, भूपेंद्र हुड्डा के दोस्त हुए हैं, गहलोत के वो हैं, जितने सीनियर नेता सब उनके दोस्त हैं। जब सरकार थी महाराष्ट्र में, जिसको बाद में तोड़ा गया, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, उस दौरान बिजली मंत्री कौन था?
कांग्रेस पार्टी का था। किसकी बिजली बिकती है मुंबई में? अडानी की। अडानी की। छोड़ो यार, कितना खुलवाओगे मुझसे और। अच्छा, अभी रिसेंट एक और मैं ट्वीट देख रहा था आपका, और शायद कहीं इंटरव्यू में भी आपने जिक्र किया था, या सिर्फ ट्वीट पे ही है, कि राहुल गांधी पिछले दिनों कुछ जिला अध्यक्षों से डायरेक्टली मिल लिए हैं। कल भी मिले हैं। कल भी मिले हैं। डायरेक्टली नहीं मिल रही है। हाँ। एक प्रॉपर तरीके से स्टेट वाइज बुलाया जा रहा है। तो एक किस तरह का प्लान चल रहा है? क्या प्लान ये चल रहा है कि राहुल गांधी को ये लगता है कि जितने हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक दल के नेता हैं, जब टिकटें बढ़ती हैं तो ये लोग अपने हिसाब से बांटते हैं और इन्हीं के आसपास सब होता है। तो वो इस बात के फेवर में है कि इन लोगों की पावर जो है वो थोड़ी सी डिसेंट्रलाइज कर दो। राहुल गांधी चाहते हैं कि बेसिकली ये डीएमके मॉडल है। डीएमके में क्या होता है, तमिलनाडु में जो जिला अध्यक्ष है उसकी सिफारिश पे ही टिकटें मिलती हैं जिले में, चाहे वो लोग विधानसभा का चुनाव हो या कोई और चुनाव हो। और स्टालिन जो है डायरेक्टली टच में रहते हैं उनके, बाय नेम जानते हैं जिला अध्यक्ष को। तो ये डीएमके मॉडल आना चाहते हैं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अंदर। वो है क्या? वो ये है, अभी 7, 8, 9 3 दिन का अधिवेशन है अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी का। वो इसलिए बुलाया जा रहा है कि वहाँ पे एक प्रस्ताव पारित होगा जिसमें जिला अध्यक्ष की बात होगी। बेसिकली वो क्या चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बैठे जब टिकटें डिसाइड हो रही हैं, जब टिकटें बांटनी हो, और उसका भी जो राय है वो ली जाए, पहली बात। दूसरी बात, बेलगावी में पिछले साल दिसंबर के आखिर में, बिल्कुल 27-28 की बात है, 26-27 की बात है, एक वर्किंग कमेटी की बैठक हुई कांग्रेस पार्टी की, जहां उन्होंने कहा कि हमें संगठन पे काम करना है। कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं है। जिला अध्यक्ष हैं तो 20-20 साल से हैं, बैठे हुए हैं, और कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ 13-13 साल से कुछ भी नहीं है, ना ब्लॉक है ना जिला है। कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं है, ठीक है। कई तो इनके विंग भी एकदम बंद हो गए, सेवा दल और पता नहीं कौन से दल थे, तो डेड हो गए, वो सब खत्म मामला है। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2026 तक हमें पूरा 1 साल संगठन पे काम करना है। और वेणुगोपाल ने सारे जनरल सेक्रेटरीज को एक सर्कुलर जारी कर दिया कि आप हमें ये बताइए कि संगठन हमें कैसे करना है, और हमें गांव कमेटी, ब्लॉक कमेटी, जिला कमेटी, मंडल कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक संगठन खड़ा करना है। उस एक्सरसाइज के बीच में अब ये आ गया कि भाई जो जिला अध्यक्ष है उनको पावर दो। तो अब क्या हुआ, जब वो मीटिंग चल रही थी जनरल सेक्रेटरीज की, तो उसमें 2 महासचिव ऐसे थे, उन्होंने कहा राहुल गांधी को कि इससे तो सीएलपी यानी विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष की पावर कम हो जाएगी। तो बोला कोई बात नहीं, फिर क्या हो जाएगा, थोड़ी पावर अगर उनको मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। लेकिन उनका जो विश्वास कम होगा। राहुल गांधी की ये बात मतलब बहुत अच्छी लग रही है एक पल को सुनने के लिए। नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम है। वही तो प्रॉब्लम की बात चल रही है कि क्या इनका भरोसा और विश्वास कम नहीं होगा? नहीं, भरोसे की बात नहीं है इसमें बात ये है कि उस जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होगी, ये भी गंभीर। जिला अध्यक्ष बनता कैसे? क्या होता है, सपोज करो कि मैं उदाहरण देता हूं आपको कि कोई XYZ जयपुर का सांसद है, तो वो चाहेगा कि मेरी कम से कम क्षेत्र में मेरा आदमी जिलाध्यक्ष बने, ठीक है। विधायक भी यही चाहता है। अब जब नेता और जो सीनियर नेता होते हैं वो भी यही चाहते हैं, तो जब नेताओं के लोग ही जिलाध्यक्ष बन जाएंगे तो फिर जो आपने एक्सरसाइज की है इसका मकसद क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि सेशन जो आ रहा है अभी अहमदाबाद में जो होगा, उसमें क्लैरिटी आएगी इस बात के ऊपर कि जिला इसकी नियुक्ति कैसे होगी। इसकी नियुक्ति अगर क्राइटेरिया हो बनेगा और ऊपर से होगी, यानी संगठन महासचिव या कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे, और इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि किसी नेता का चंपू नहीं है, तब तो इनकी बात बन सकती है। हाँ। और अगर इन्होंने वही चंपू बनाने हैं तो कोई फायदा नहीं, ढाक के 3 पर एक स्ट्रक्चर मजबूत तो होगा इससे। नहीं, मैंने क्या कहा, वो तब होगा जब नेताओं के चंपू जिला अध्यक्ष नहीं बनेंगे। अगर बने कोई फायदा नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप प्रोसेस तो लेके आ जाते हो, लेकिन बाद में ग्राउंड पे डिसाइड वो पूरी राजनीति के हिसाब से। राहुल गांधी ने पिछले इन 17 सालों में बहुत एक्सपेरिमेंट किए। प्राइमरीज लेके आए थे, फिर यूथ कांग्रेस में चुनाव लेके आए थे, क्या हुआ?
नेताओं के बच्चे ही बने अध्यक्ष, क्योंकि पैसे उन्हीं के पास हैं, इतना महंगा कर दिया उसको। तो अगर ये भी एक अच्छी चीज़ है, मैं इसको बुरा नहीं बता रहा हूँ, अच्छी चीज़ है। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी हमेशा हर मौकों पर फेल ही हो रहे हैं। एक्सपेरिमेंट वो करते रहते हैं, लेकिन उनके जो वो चाहते हैं, जिनको इम्प्लीमेंट करना होता है ना, उनकी नीयत में खोट है। इन्होंने एक वो बनाया इलेक्शन सिस्टम, जो चुनाव कराएगा यूथ कांग्रेस में, वो सब फ्रॉड है। झूठे मेंबरशिप होती हैं, जिसके पास पैसा होता है वो खर्च करता है, और इतने करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक राज्य का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए, तुम सोच नहीं सकते। सब वही कंट्रोल कर लेते हैं। तो जिनको वो जिम्मेदारी देते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन की, उन लोगों में बेसिक प्रॉब्लम ये है कि वो सिस्टम पूरा करप्ट है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की एक बात मैं करता हूँ। ये खबर मैंने पढ़ा, लिटरली काफ़ी फनी खबर थी कि उत्तराखंड में एक जगह है मियांवाला। नहीं, देहरादून में है वो। देहरादून में। ये ठाकुरों का ही है कोई सर? नहीं, क्या हुआ कि होता क्या है, उसका नाम बदला है अभी इन लोगों ने। मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए। जैसे मियाँ वाला था, उसका नाम रख दिया रामजी वाला। पीर वाला केसरी नगर, चांदपुर खुर्द पृथ्वीराज नगर, अब्दुल्लापुर दक्ष नगर। तो ये सारे जो नाम हैं ये मुसलमानों से संबंधित लग रहे हैं। ठीक है। अब मियाँ वाला जो है ना, मियाँ वाला एक जगह है देहरादून में। अब इनको लगा कि ये तो मुसलमान मियाँ हैं, जबकि इनको ये नहीं पता, मुख्यमंत्री को और उनके अफसरों को, कि ठाकुरों की जो सबसे बड़ा जो मतलब चंक है वो मियाँ वाला है, ठाकुर है सारे। और मुझे हिमाचल तक के फोन आए ठाकुरों के कि ये मतलब कौन समझा रहा है ऐसे मुख्यमंत्री को। इनको लगा तो मियाँ वाला नाम है, मुसलमानों का होगा, था वो ठाकुरों का। तो कोई रिसर्च वगैरह कुछ नहीं होती है क्या? नहीं, जिन मुख्यमंत्रियों को अफसर चलाएंगे ना, वैसे ही होगा। और जो नेता नहीं होगा, जो आदमी हार गया उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो वो किसकी दया पे है? केंद्र की दया पे है। तो उन्हीं के अफसर चलाते हैं। आपको तो बैठा रखा है कुर्सी पे, आपके पास हेलीकॉप्टर है, आपके पास प्राइवेट प्लेन है, आप घूमो, आप मजे लो, स्टेट हम चलाएंगे। मैक्सिमम स्टेट्स में यही हाल है। ये इंदिरा गांधी मॉडल है। खैर, बिहार की बात करते हैं बाबा। बिहार में कांग्रेस क्या करना चाहती है? कन्हैया को उन्होंने भेज दिया है, कन्हैया पदयात्रा कर रहे हैं, और पदयात्रा थोड़े दिन पहले प्रशांत किशोर ने भी की, और अभी भी उनका ठहरा नहीं है, थोड़े दिन के लिए रुका है, लेकिन वो वापस पदयात्रा करेंगे ही करेंगे। पिछले दिनों मैं देख रहा था कि तेजस्वी यादव बिहार में मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए रैलियां कर रहे थे, जा रहे थे हर ज़िले में जाके नाइट स्टे कर रहे थे, वहाँ 2 दिन रुक के भाषण कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। पर इन सब के बीच जबकि इस बार बिहार में एक नया कैंडिडेट भी आ गया है, एक नई पार्टी भी आ गई है प्रशांत किशोर के रूप में, जनसुराज के रूप में, वहाँ पे कन्हैया को वहाँ भेजना, ये लंबी पदयात्रा वहीं से शुरू करना, क्या दिखाता है आपको? आप कांग्रेस किस तरीके से वहाँ पे क्या अपनी सीटें बचाने की कोशिश कर रही है जो आखिर टाइम पे उन लोगों को मिली थी, या फिर कुछ और ही माज रहा है ये? नहीं, देखो क्या हो रहा है वहाँ पे। जैसे ही कृष्णा लाबरू को बिहार का इंचार्ज बनाया गया, वो इससे पहले कांग्रेस के इंचार्ज थे, और थोड़े से मॉडर्न आदमी हैं, कुर्ता वुर्ता पहनते नहीं है, मतलब नेताओं वाला टायर नहीं पहनते, वो पैंट शर्ट में रहते हैं, कार्गो पैंट पहनते हैं। तो मैंने तभी कहा था, मैं कहा कृष्णा गया है, कुछ करेगा वहाँ पे। उन्होंने जाते क्या किया, और ये मेरा ऑन रिकॉर्ड मेरा ट्वीट भी है कि मैंने कहा ये जाते ही अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाएंगे, एक दलित अध्यक्ष बनाएंगे। ये मेरा ऑन रिकॉर्ड ट्वीट है, अब निकाल लेना। उसके 20 दिन बाद इन्होंने अखिलेश को हटाया और एक राजेश कुमार दलित को अध्यक्ष बना दिया। ठीक है। अखिलेश प्रसाद क्या है ना, सारी पार्टियों में कनेक्टेड है, सबसे ज़्यादा आरजेडी के साथ कनेक्टेड। नहीं, रिसोर्सफुल है, जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है राजनीति की। तो दूसरा, वो डमी नहीं थे, मतलब वो पूरे कंट्रोल में नहीं आते कृष्णा के, तो इन्होंने उनको हटा दिया। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश के काफ़ी क्लोज संबंध है वेणुगोपाल से, खड़गे साहब से भी ठीक रिश्ता है उनका। और उन्होंने एक बात भी कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी नौबत आए तो मुझे बता देना, मैं रिजाइन करूँगा, मुझे हटाना मत। लेकिन वो ऑप्शन भी नहीं दिया गया उनको। मुझे इस बात से हैरानी हुई। और ऐसा क्यों किया गया? हो सकता है पता ना हो। दूसरा, अब
वेणुगोपाल के क्लोज थे। कई राहुल गांधी का एक स्टाइल है, उनको लगता है कि जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है या जो इंचार्ज है स्टेट का, हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। भाई एट द एंड ऑफ द डे ही इज द रिस्पॉन्सिबल, कि भाई अकाउंटेबिलिटी किसकी है, जवाबदेही किसकी है, इंचार्ज की। तो उनकी बात मानते हुए उनको हटा दिया गया। अब आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है। भाई देखो, कन्हैया कुमार ने पहला चुनाव लड़ा बेगूसराय से लेफ्ट की टिकट पे, दूसरा उन्होंने लड़ा दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के टिकट पे। अब वो एनएसयूआई के इंचार्ज हैं, युवा नेता हैं, जेएनयू से आते हैं, लेफ्ट का बैकग्राउंड है, आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस सेंटर में आने की कोशिश कर रहे हैं और आ भी जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बिहार में आ पाएंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि इसमें क्लैरिटी लानी चाहिए कन्हैया को अपने विजन में, कि उन्हें कहाँ की राजनीति करनी है, दिल्ली की करनी है या स्टेट की करनी है या बिहार की करनी है। नहीं, दिल्ली मतलब दिल्ली स्टेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां से भी चुनाव लड़े थे लोकसभा का, या आपको बिहार की करनी है। मुझे लगता है इस यात्रा के बाद कुछ क्लैरिटी उनके मन में आई है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है ना वो अटका हुआ बेगूसराय में। हर किसी का अपने अपने गांव से, अपने शहर से प्यार तो होता ही है। तो इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी अपनी बार्गेन पावर बढ़ा रही है। कांग्रेस ने पिछली बार 17 सीटें लड़ी, उसमें मेजर सीटें वो थी जो कभी जीते ही नहीं थे, ना आरजेडी जीती थी ना वो जीती थी, मतलब जो बिल्कुल खराब सीट थी जहां विनिंग चांसेस बहुत कम थे, वो उनको दे दी गई और कहा कि 17 सीटें ले ली और हरवा दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। तो जब क्या होता है, जब आपको सीटें मिलती है तो फिर रिजल्ट के बाद आपका स्ट्राइक रेट चेक होता है कि कितनी सीटें जीती आपने, कितना आपका रिजल्ट आया। तो उन चीज़ों में मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा गलती कर बैठी। और इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार क्या है कि सीटें कम लेंगे लेकिन अच्छी लेंगे। मतलब सीटें तो कम हो रही हैं? नहीं, कम नहीं हो रही हैं। 70 क्यों लें जब आप जीत नहीं सकते उनमें से 20-25 सीटें? सिर्फ नंबर के लिए सीट नहीं ली जानी चाहिए। पर आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस सीटें छोड़ देगी, या कांग्रेस इस तरीके से सोचेगी भी कि चलो ठीक है हम 70 सीटें ऐसे ही क्यों लें, सिर्फ जीतने वाली सीटें? मैं बताता हूँ आपको। अभी बिहार के नेताओं की राहुल गांधी से मीटिंग हुई, कुछ दिन पहले की बात है। तो उसमें जो नए अध्यक्ष हैं राजेश कुमार, उन्होंने कहा कि सर हमें गठबंधन में सम्मान नहीं मिलता। मतलब सम्मान मिलता थोड़ी है, वो तो लेना पड़ता है। जब आप चुनाव के नजदीक जाके जो बातें करते हो गठबंधन के बारे में, उन चीजों के बारे में, आप अभी करो, अभी फाइनलाइज कर लो। सम्मान लेना पड़ेगा आपको अपने काम से, वो आप छीन थोड़ी सकते हो किसी से। तो क्लैरिटी थी। तो अब मुझे ये देखना है कि कृष्णा लवेरू और राजेश कुमार जी जो नए अध्यक्ष हैं, जिनका ये लिटमस टेस्ट है कि वो डमी है या नहीं है, क्योंकि मैं देखना चाहूंगा कि वो कितने लोगों को टिकट दिलवाते हैं, कितनों की लड़ाई लड़ते हैं, कितना संघर्ष करते हैं, वो मुझे देखना है। या फिर वो कंट्रोल में रहते हैं कृष्णा लवेरू के, और वही दोनों काम करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष का भी और इंचार्ज का भी, है ना। तो ये कुछ महीने में समझ में आएगा। लेकिन एक चीज और है, कहाँ जा रहा है कि मैं तो खुद ही बिहार से आता हूँ। अगर मैं देखूं तो कांग्रेस का जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार खैर वो हरियाणा वालों के लिए भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर बात बिहार की राजनीति की करें तो अगर पर्टिकुलर मैं गोपालगंज ज़िले की बात करूं तो वहाँ पे अगर कांग्रेस के किसी भी सिस्टम की बात की जाए तो है ही नहीं, ख़त्म है। कोई फ्लोर पे उसका नेता आज एक्टिव दिखाई नहीं देता है जो शायद कभी कुछ करे। कहने के लिए तो एक काली पांडे है वहाँ पे, जिन्होंने संसदीय का चुनाव भी पिछली बार लड़ा था, लेकिन वो भी उसके बाद वो 5 साल बाद ही एक्टिव होते हैं, उसके बाद उनका कुछ अता पता होता नहीं। अब ऐसी स्थिति में अगर कृष्णा लवेरू आए हैं वहाँ पे, तो क्या वे प्रियंका गांधी के यूपी मॉडल की तरह बिहार में संगठन को क्या पुनः जीवित कर पाएंगे? और करेंगे तो टेक्निक्स क्या होंगे? नहीं, संगठन पे काम दिल्ली में चल रहा है। ये जो आप देख रहे हो, जिला अध्यक्षों की मीटिंग हो रही है और जनरल सेक्रेटरीज को सर्कुलर दे दिया गया है कि आप गांव कमेटी, मंडल कमेटी बनाइए, आप जिला कमेटी बनाइए, ब्लॉक कमेटी बनाइए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनाइए। तो वो काम दिल्ली से हो रहा है और उसको एग्जीक्यूट करने का जो वो पावर है वो कृष्णा के पास है और वो हर जनरल सेक्रेटरी के पास है जो जिस स्टेट का इंचार्ज है। तो अब ये तो इनका देखिए, यही तो इनका टेस्ट है, कितने अच्छे तरीके से ये राहुल गांधी जो चाहते हैं, जो उनका विजन है या जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं पार्टी के अंदर, ये जनरल सेक्रेटरीज का लिटमस टेस्ट है कि वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे उस प्रोजेक्ट को सफल बनाते हैं।
यही तो खेल है पूरा। क्यों बनाया जनरल सेक्रेटरी आपको? कि आपको लीडरशिप के आइडिया को या उनकी सोच को या उनकी विजन को जमीन पे लेके जाना है और उसको कन्वर्ट करना है वोट में। और क्या है राजनीति? जनरल सेक्रेटरी क्यों बनाना है आपको? कौन जानता है उसको? स्टेट में मैनेजर होता है वो नेता नहीं है। कोई गया हाथ चलाया और वोट मिल गई, ऐसे वोट नहीं मिलती। वोट मिलती है लीडरशिप के नाम पे। या तो क्षेत्र में आपका अपना वोट बैंक है और या आपका नेता इतना बड़ा है कि वो आएगा, हाथ हिलाएगा, हेलीकॉप्टर से आपको वोट मिल जाएंगे, आप जीत जाओगे, जो आज के डेट में नरेंद्र मोदी हैं। भी तो है। तो जनरल सेक्रेटरीज का काम ये है कि वो लीडरशिप को, जो लीडरशिप चाहता है उसको स्टेट में इंप्लीमेंट करें, बस। ठीक है। एक चीज़ और मुझे बताइए कि बिहार में अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो क्या आपको कोई ऐसा नेता लगता है कि अगर केंद्रीय कोई नेता ना आए बिहार में तो वो थोड़ा बहुत पब्लिक को मोटिवेट कर सकता है, उसको जगा सकता है, कांग्रेस के प्रति एक विश्वास जगा सकता है? नहीं, आज की डेट में नहीं। तो क्या इसमें कांग्रेस की ही कमी नहीं रही है कि पूरा का पूरा खत्म कर दिया बिहार कांग्रेस को इन लोगों ने? ऑब्वियसली उन्हीं की कमी, किसकी कमी? और अगर आपका मेरा शो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ तो किसकी कमी है? आपकी मेरी कमी है ना। तो जो 30 साल से कांग्रेस पार्टी वहां पे नहीं है तो इनकी कमी है। संगठन रिवाइव नहीं कर पाते, लोगों को खड़ा नहीं कर पाते। समस्या क्या है? जवाबदेही होनी चाहिए हर चीज की। उसकी यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। आप हरियाणा चुनाव हारे, उदाहरण दे रहा हूँ, आज तक नहीं पता क्यों आ रहे हैं और जवाबदेही किसकी है पता नहीं। प्रदेश अध्यक्ष भी आज तक अपनी सीट पे बैठा हुआ है, नेता विधायक दल भी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। कोई कुछ नहीं हुआ वहां, 6 महीने हो गए। मतलब ऐसा लगता है अखाड़े में कूदे, किसी ने दी पटखनी, हार गए, बाहर निकले, चल कोई नहीं अगला वाला चुनाव है ना, देखते हैं क्या होता है। नहीं, ये भी उसमें बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता। यही है, देखी जाएगी। क्या है? देखी जाएगी। हार गए, देखी जाएगी। ये है, देखी जाएगी। एक और आखिरी सवाल बिहार पे, और उसके बाद एक भाषाई विवाद जो चल रहा है आजकल, उसके ऊपर भी एक सवाल लेंगे। मैं मान लेता हूँ एक पल को कि चलिए ठीक है, सब चीज़ ठीक हो जाएगा, इंडिया ब्लॉक बिहार में भी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ लेगी, पर क्या तेजस्वी कभी भी कन्हैया कुमार को एक्सेप्ट कर पाएंगे? एक बात है, लेकिन एक चीज़ और मुझे बता दीजिए कि एक नेता है बिहार का पप्पू यादव, जो उन्होंने चुनाव जीता निर्दलीय, पार्टी में है कांग्रेस के, सांसद किसके हैं? वो निर्दलीय ही है, कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के ना, अब क्योंकि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले मर्ज हुई थी, जो प्रियंका गांधी ने करवाई थी। हाँ, अब बताइए सवाल क्या है? क्या इन्हें बिहार की राजनीति में एक्टिव किया जाएगा? नहीं, देखिए दूसरी 2 कारण है। क्योंकि पप्पू यादव हो सकते हैं कि थोड़ा बहुत कांग्रेस को इनिशियली रिवाइव कर दें। नहीं, मैं बताता हूँ आपको उसकी प्रॉब्लम है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की तरह अगर ये स्टैंड ले ले कि उन्हें अपना भला देखना है, कोई जीते कोई हारे, तो ये संभव है कि पप्पू यादव को ये आगे कर दें। आरजेडी के साथ जाते हुए ये संभव नहीं है। फिर तो कन्हैया के लिए भी नहीं होगा। नहीं, कन्हैया के लिए इसलिए मुश्किल नहीं है कि कन्हैया जो है वो भूमियार है, फॉरवर्ड वोट है, वो पहले कांग्रेस पार्टी का वोट होता था। और कन्हैया कोई चैलेंज नहीं है तेजस्वी के सामने आज की डेट में। तेजस्वी एलओपी है वहाँ पे, ठीक है। लालू यादव के बेटे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, पार्टी कंट्रोल कर रहे हैं। आरजेडी का जो कार्यकर्ता है वो हर जिले में बैठा हुआ है, हर ब्लॉक पे बैठा हुआ है, ठीक है। कन्हैया अभी उतरे हैं मैदान में। हो सकता है 5, 7, 10 साल बाद वो कंपटीशन दे दें, चैलेंज बन जाए तेजस्वी के लिए, लेकिन आज नहीं मानता मैं। अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्टली इसका जवाब दूं, आज की डेट में नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कन्हैया इस बार चुनाव लड़े विधानसभा का और वो जीत जाएं तो वो उनकी कैबिनेट मंत्री बन जाएंगे और सरकार बनती है तो। लेकिन सरकार सिर्फ मुसलमान और यादव से नहीं बन सकती। यादव के अलावा जो ओबीसी हैं, जो छोटी छोटी जातियां हैं, उनको इन्हें इकट्ठा करना पड़ेगा, तब हो सकती है बात। और ये बहुत अच्छा मौका है इन दोनों पार्टियों के लिए कि वक्फ बिल आया है और मुसलमानों में इस बात को लेकर नाराजगी है, उस चीज को इनको कैच करना चाहिए। अभी कैसे करेंगे मुझे नहीं पता। मतलब हम तो हमारा काम ये है कि खबर और खबर को समझना और खबर के पीछे की व्हाट इज बियॉन्ड दैट इज द एक्चुअल न्यूज, ठीक है ना। तो हमारा तो काम है। तो मुझे लगता है कि यादव के अलावा अगर ओबीसी को टच करेंगे तो इनको फायदा मिलेगा। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगता है कि एक बार फिर बिहार में
क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं मुसलमान वक्फ बिल के बाद से, जैसा कि आपने शुरू में भी कहा, और जो भी बिहार की राजनीति को देख रहे हैं वो मानते हैं कि चिराग पासवान की जो पार्टी है या फिर जो उसका चुनाव लड़ने का या उसका जो वोट बैंक है, तरीका है, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों पे भी उतना ही मतलब अगर नाराज़ होते हैं तो इफेक्ट डालेंगे इनकी पार्टी पे। नीतीश कुमार के लिए तो ये ऑब्वियस सी बात है। क्या नीतीश दोबारा सोच सकते हैं रिटर्निंग पॉलिसी के बारे में? राजनीति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, याद रखना ये बात। यहाँ कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे, भाषाई विवाद पे जो चल रहा है अभी, स्टालिन साहब ने जो किया, तो हर जगह सिक्के पे भी उन्होंने चेंज कर दिया, रुपया का सिंबल ही हटा दिया। एक तो बात यहाँ की हो गई, दूसरा महाराष्ट्र में अभी आए दिन वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कभी किसी सिक्योरिटी गार्ड को पीट दिया जा रहा है, तो कभी किसी एयरटेल कर्मचारी के साथ लोकल लोग आके बदतमीजी कर रहे हैं कि यदि आपको इधर रहना है तो मराठी तो आनी ही चाहिए। ये जो एकदम से उठा है भाषाई विवाद साउथ से लेकर के महाराष्ट्र तक, आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? ये डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ मामला है। हाँ, ये वहीं से शुरू होता है। अब नॉर्थ वर्सेस साउथ के बीच एक खाई बनती जा रही है। जो बीजेपी जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करना चाहती है वो कानूनी रूप से सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है कानूनी रूप से, ठीक है। लेकिन अब उनके यहाँ जनसंख्या इतनी बड़ी नहीं और नॉर्थ की बड़ी है, और उस हिसाब से परिसीमन होगा तो सीटें नॉर्थ में बढ़ जाएंगी। और नॉर्थ में किसका कंट्रोल है? बीजेपी का, ठीक है। अगर यहाँ सीटें बढ़ेंगी और वहाँ नहीं बढ़ेंगी तो इसका मतलब समझ रहे हो आप कि फिर बीजेपी को किसी की ज़रूरत ही नहीं है। बीजेपी जीत भी जाएगी और उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी अलाई की, किसी कुछ नहीं, वो अपने बलबूते पे सत्ता में आ जाएंगे। दक्षिण भारत का कोई इंटरफेरेंस नहीं बचेगा। तो ये इस पे मुझे लगता है कि इस पे जवाब देने के लिए मैं सही आदमी नहीं हूँ। इस पे देश के विद्वानों को, जो जानकार हैं संविधान के, राजनीति के, उनको अपने विचार रखने चाहिए कि कैसे इस देश का नॉर्थ और साउथ के बीच बंटवारा ना हो, कैसे इसको एकजुट रखा जाए और परिसीमन भी हो और समाधान भी निकले। नहीं तो ये चीज़ें फैलेंगी। और महाराष्ट्र तो पहले से ही फेमस है, शिवसेना क्या करते थे, हाँ, वो तो कोई नई बात नहीं है। तो भाषाई विवाद का जो जड़ है वो डिलिमिटेशन है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पे अपनी बात रखने के लिए मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। ये बड़ा, ये बहुत बड़ा विषय है, ये छोटा विषय नहीं है। आपको देश को एकजुट रखना है। मैं बस एक नजरिया जानना चाहता था। नहीं, मेरा नजरिया ये है कि ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत गंभीर विषय है। देश के विद्वानों को, जो जानकार हैं संविधान के, जो सिर्फ यही काम करते हैं, उन सब लोगों को मिलके इसका रास्ता निकालना चाहिए। बेहतर। तो ठीक है, आज की बातचीत तो मुझे लगता है काफ़ी सार्थक रही। अब देखना होगा ऑडियंस इसको कैसे देखती है, कैसे समझती है। बाकी मेरा आग्रह आपसे ये है आदेश कि ये शो हम दोनों का है, देखी जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि आज आप अपने दर्शकों से सीधे बातचीत करें और लोग आएँ, जुड़े, हमारा शो देखें। मैं बस यही कहूँगा आप लोगों से कि एक बेहतर न्यूज़ और उसके पीछे की कहानी, और जो मैं क्रिप्टिक ट्वीट्स करता हूँ, जो आप लोग अक्सर कहते हैं कि आप नाम नहीं लिखते, उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और मैक्सिमम जानकारी आपको दें, और राजनीति के पीछे क्या चल रहा है वो कहानी आपको मैं यहाँ ज़रूर बताऊँगा। और इस बार आपको शिकायत ये नहीं रहेगी कि आपने नाम नहीं बताया या कहानी पूरी समझ नहीं आई। हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे और फिर बाद में कह देंगे कि देखी जाएगी। और एक चीज़ और है कि अगली बार ना, जितने भी इनके मतलब कॉन्स्पिरेसी वाले ट्वीट्स होते हैं, जिसकी क्रोनोलॉजी आज भी लोग ढूंढ रहे होते हैं समझने के लिए, वो सारी की सारी क्रोनोलॉजी आप यहाँ पे समझा रहे होगे हमें। मतलब एज ए जर्नलिस्ट आपको ना इस चीज़ के लिए बहुत पे करना पड़ता है। पे इन द सेंस कि जब आप लिखते हो, जब आप चीज़ों को नाम नहीं लिखते और फिर लोगों की शिकायत रहती है, बड़े नेता नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं आपके ऊपर, आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आजकल नेताओं को ना कार्यकर्ता चाहिए पत्रकार के रूप में। अच्छा,
ये एक नया ट्रेंड आया भारत की राजनीति है ही। में। हाँ, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम सबके बारे में लिखेंगे और सबके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद जो होगा देखी जाएगी। और बाकी तो हम पूछने के लिए हैं ही, कुछ नहीं भी पता चला तो भी देखी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदेश जी। थैंक यू। शुक्रिया।